हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। इसके पहले हमने मेल के जो उपयोगितावादी संशोधित उपयोगितावादी सिद्धांत को देखे थे। जो बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत है उस पर जेएस मिल किस तरह से अपने विचार देता है, या यूँ कहें किस तरह से उसमें संशोधन करता है। और आज का हमारा वीडियो है मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार, यानी कि एक व्यक्ति को किस तरह से स्वतंत्रता देने की बात करता है। ये मिल का इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मिल की स्वतंत्रता संबंधित विचार उसके बुक एसे ऑन लिबर्टी में देखने को मिलता है। यानी जो मिल की स्वतंत्रता संबंधित विचार है कि किस तरह से वह व्यक्ति को स्वतंत्र रखना चाहता है, वह इन सब का जो विवरण है एसे ऑन लिबर्टी में लिखता है। फिर दूसरा पॉइंट है 1832 में पहली संसदीय सुधार अधिनियम आता है, जिसमें कर देने वाले वयस्क पुरुषों को मताधिकार या प्रदान करता है। जब हम बेंथम को पढ़ रहे थे तो बेंथम बताता है कि जो व्यक्ति टैक्स देता है या टैक्स को भरता है उसको वोट देने का अधिकार जरूर मिलना चाहिए। तो ये 1832 में ये संसदीय सुधार अधिनियम द्वारा इसको लागू किया जाता है। अब राज्य में जो भी व्यक्ति टैक्स देता है वो सारे पुरुष या क्या बोलते हैं वोट दे सकते हैं। तथा राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले कानून बनाए गए। 1832 में ही हम देखते हैं कि जो व्यक्ति होता है समाज या राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, व्यक्ति के कार्यों में, व्यक्ति के विचारों में हर पूर्ण रूप से। वहाँ यहाँ पे देखेंगे कि राज्य का हस्तक्षेप हो गया है। तो अब राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप से शास्त्रीय उदारवादी चिंतक के सामने संकट खड़ा कर देता है, क्योंकि जो शास्त्रीय उदारवादी चिंतक होते हैं वो राज्य के हस्तक्षेप को नकारते हैं या मानते हैं कि जो व्यक्ति होता है वह स्वयं से अपने विचारों का संप्रभु होता है। यानी वो स्वतंत्रता अपने विचारों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, वह किसी पे निर्भर नहीं होता है। तो ये उदारवादी जो मानते हैं कहते हैं इसमें राज्य का स्वतंत्र हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति इतना काबिल होता है कि वह खुद से विकास कर सकता है, उसमें किसी के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो शास्त्रीय उदारवादी चिंतक थे उनके लिए यह संकट बन गया, क्योंकि जब राज्य हस्तक्षेप करने लगेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता एक लिमिट में आ जाती है। तो ये इसका क्या बोलते हैं, ये खंडन करना चाहते हैं। तो इसमें एक मिल भी है जो उभर कर सामने आता है, जिसमें मिल को महसूस होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता दांव पर लगी हुई है। इन सब परिस्थितियों के कारण ने मिल को नकारात्मक उदारवादी चिंतन बनने के लिए मजबूर कर दिया। यानी जो मिल है अब मिल को भी महसूस होने लगता है, क्योंकि राज्य हर चीज़ में हस्तक्षेप जब करने लगेगा, व्यक्ति के विचार पर भी हस्तक्षेप उसका हो जाएगा, वो उसका संप्रभु हो जाएगा, तो एक व्यक्ति को कष्ट होने लगता है राज्य से। तो यहाँ पे मिल भी उस समय तात्कालिक समय का मारा हुआ है, तो वह नकारात्मक उदारवादी चिंतन की श्रेणी में आ जाता है। आगे चलकर जो कि ये कहता है, बाद में ये मान भी लेता है कि राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन कुछ शर्त देता है। लेकिन शुरू में ये नकारात्मक उदारवादी है या राज्य का हस्तक्षेप नहीं मान रहा है। तो चलिए नकारात्मक उदारवादी क्या होते हैं। नकारात्मक उदारवादी नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। यानी यहाँ व्यक्ति के विकास में, उसके सर्वांगीण विकास में या उसके विचार में ये राज्य के हस्तक्षेप, किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समाज के हस्तक्षेप को नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपना विकास कर सकता है, इसमें किसी की इसमें आवश्यकता नहीं है। आगे देखेंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित स्वतंत्रता का प्रतिपादन दो आधार पर किया गया है। यानी जो मिल है वह स्वतंत्रता को दो आधार पर प्रतिपादित करता है। सबसे पहला वह व्यक्ति की दृष्टि से करता है और दूसरा एक समाज की दृष्टि से करता है। यानी वो कहना चाहता है कि एक व्यक्ति का किस तरह से स्वतंत्रता होना चाहिए, उसका विचार, उसके विचारों की स्वतंत्रता होना चाहिए,
और उसी व्यक्ति का समाज की दृष्टि से किस आधार पर उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी वह समाज का हस्तक्षेप उसमें नहीं मान रहा है व्यक्ति की स्वतंत्रता में। अब आगे देखेंगे, मिल स्पष्ट रूप से मानता है कि व्यक्ति की राज्य और समाज के हस्तक्षेप से रक्षा होनी चाहिए, यानी मिल जो उस तात्कालिक समय है उसमें राज्य का हस्तक्षेप है, तो ये कहता है कि जो व्यक्ति होता है वह खुद विकास कर सकता है, इसलिए एक राज्य और समाज का व्यक्ति के विचारों, व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इससे इसकी रक्षा भी होनी चाहिए। मिल की स्वतंत्रता से संबंधित दो धारणाएं हैं, यानी मिल अपने विचार को देता है, उसके दो कोटेशन है स्वतंत्रता से संबंधित, सब ये फेमस भी हैं। तो सबसे पहला है, व्यक्ति के खुद पर संप्रभुता को ही स्वतंत्रता कह देते हैं, यानी मिल का कहना है कि व्यक्ति अब खुद का मालिक होता है या स्वयं का संप्रभु होता है, यही वह स्वतंत्रता मानता है, किसी और की संप्रभुता को यह स्वीकार नहीं करता है। और दूसरा है, मिल मानता है व्यक्ति अपने शरीर मस्तिष्क पर नियंत्रण ही स्वतंत्रता मानता है, यानी व्यक्ति का अपने शरीर और मस्तिष्क पर किस प्रकार से नियंत्रण होना चाहिए, ये भी मिल स्वतंत्रता ही मानता है। अब हम देखेंगे कि मिल की जो स्वतंत्रता है कैसे है, कितने प्रकार की है। तो मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही हुई है। सबसे पहला है विचारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है कार्य करने की स्वतंत्रता। आगे जो कार्य करने की स्वतंत्रता है यह भी दो भागों में बटी हुई है, तो आगे इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मिल क्या कहता है। मिल मानता है कि व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में व्यक्ति के पूर्ण आत्मविकास संभव नहीं है। यानी वो कहता है कि एक व्यक्ति को अपनी बात रखने की, यानी अपने विचार विमर्श करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो अपने ऊपर संप्रभु होता है। इसके पहले भी हमने बताया कि मिल मानता है व्यक्ति अपने मस्तिष्क और शरीर पर खुद का नियंत्रण रखता है, यानी उसका संप्रभु होता है, तो ही विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। मिल के विचार स्वतंत्रता के संबंध में तर्क बहुत प्रभावशाली होता है, यानी मिल मानता है स्वतंत्रता तभी है या सत्य की स्थापना हम तभी कर सकते हैं, सत्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम तर्क वितर्क करेंगे, यानी हम बहस करेंगे, उन बातों पर अपने विचार विमर्श करेंगे, तो लास्टली निष्कर्ष हमें निकल आता है। और अगर हम यह एक देखेंगे, यानी मिल का जो विचार है वह इस तरह से कहना चाह रहा है कि एक सामने वाला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति आपस में तर्क वितर्क करने के पश्चात एवं सत्य के निष्कर्ष पर अपने आप ही पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यह कहता है कि जो विचारों का आदान प्रदान है उसकी स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है और वह तर्क के द्वारा ही सत्य को प्राप्त कर सकता है, ऐसा वह मानता है, जो यह समाज में एक न्याय भी स्थापित करता है। समाज या राज्य को वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि विचारों पर प्रतिबंध लगाना यानी सत्य पर प्रतिबंध लगाने जैसा है। या अब आप समझ गए होंगे कि वह क्यों कहना चाहता है कि तर्क बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि तर्क वितर्क के आधार पर ही हम सत्य का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यह कहता है कि अगर तर्क वितर्क पर यानी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य प्रतिबंध लगाएगा तो सत्य की खोज कभी नहीं हो पाएगी। इस तरह से व्यक्ति के साथ बुरा होगा। तो यह कहता है कि अगर सत्य को जानना है तो व्यक्ति के विचारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। आगे हम देखेंगे, विचार प्रकट करने के संदर्भ में मिल 4 पक्षों को देता है,
वह कहता है सबसे पहला ऐतिहासिक पक्ष, यानी हम इतिहास को उठाकर देख लें कि तर्क वितर्क करने के आधार पर ही हम सत्य की खोज कर सकते हैं, यानी अपने विचार अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करके हम सत्य की जान पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। उसने एग्जाम्पल में सुकरात को भी लिया है, क्योंकि हमने सुकरात को देखा था कि वह तर्क वितर्क करके सत्य का खोज करता है। और दूसरा है सत्य का निष्कर्ष, यानी जब हम तर्क वितर्क करेंगे तो सत्य अपने आप ही निकल जाएगा, ऐसा मिल मानता है। सरकार को तानाशाही बनने से रोकता है, व्यक्ति विचार विमर्श करता है, अपनी बातें रखता है। अगर गलत होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो एक सरकार को ये क्या बोलते हैं, तानाशाही होने से यहाँ रोक सकता है। तो इसलिए यह तर्क वितर्क को महत्वपूर्ण मानता है। और चौथा है लोकतंत्र दृढ़ होगा, यानी कोई भी लोकतंत्र की स्थापना होती है, क्योंकि जो मिल है वह लोकतंत्र का समर्थक है और जो बेंथम था वह राजतंत्र का समर्थक था। तो जो लोकतंत्र की यहाँ बात करता है, तो यह कहता है कि जब व्यक्ति तर्क वितर्क करेगा, बातचीत करेगा, तो एक राज्य में शासक की जो स्थापना होगी वह निश्चित रूप से एक अच्छे शासक की स्थापना होगी। इसलिए यहाँ कहता है लोकतंत्र को यहाँ दृढ़ करने का भी कार्य करता है। इसलिए जो मील है अपने विचार विमर्श को यह महत्वपूर्ण स्थान देता है और कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब हम दूसरा देखेंगे जो उसकी दूसरी स्वतंत्रता है। दूसरी स्वतंत्रता में वह कार्य करने की स्वतंत्रता को बताता है, यानी एक व्यक्ति को क्या क्या कार्य करने चाहिए और उसके कार्यों पर कहाँ तक प्रतिबंध लगाना चाहिए और कितनी उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसके बारे में बात करता है। तो चलिए देखते हैं कि मील कार्य करने की स्वतंत्रता पर अपने क्या विचार देता है। मील ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा है। सबसे पहला है स्वसंबंधकार और दूसरा है परसंबंधकार। तो चलिए देखते हैं स्वसंबंधकार और परसंबंधकार में वह क्या अंतर रखता है। स्वसंबंधीकार जो इसके हैं, स्वसंबंधीकार में मील स्वसंबंधी कार्य का प्रभाव अन्य किसी व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी स्वसंबंधी कार्य मतलब एक व्यक्ति के स्वयं से किया गया कार्य वह किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित ना करे, यह स्वसंबंधी कार्य में आता है। अतः राज्य द्वारा इन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यानी मील कहता है अगर कोई व्यक्ति बंद कमरे में शराब भी पी रहा हो, जुआ खेल रहा हो या अपनी कोई पुस्तक पढ़ रहा हो, धर्म ग्रंथ पढ़ रहा हो, तो यह उसके स्वसंबंधी कार्य हो गए, यानी यह किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता है। तो इस पर राज्य का किसी प्रकार से हस्तक्षेप या इस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति अपने कमरे में बैठकर शराब भी पिए, जुआ भी खेले और अच्छे कार्य भी करे, लेकिन इसमें राज्य का हस्तक्षेप पहले यहाँ नहीं मानता है। लेकिन बाद में जब हम फिर पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे इसके विचार में परिवर्तन होता है, तो ये कहता है हाँ ठीक है, राज्य का भी हस्तक्षेप या फिर मानने लगता है। तो इसलिए जो इसके जो विचार हैं, इस विचार पे हम आगे देखेंगे कि जो वेपर कहता है इसके जो स्वतंत्रता के विचार हैं वह खोखले हैं। यह सबसे प्रसिद्ध कोटेशन है वेपर का, इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इसके विचार बदलते रहते हैं। और दूसरा है जो पर संबंधी कार्य, ये व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनमें समाज व अन्य व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए इन कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस कार्य द्वारा समाज में, राज्य में या किसी अन्य व्यक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें मिल मानता है कि पर संबंधी कार्य जो होगा इसमें व्यक्ति या समाज या राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे आप उदाहरण में समझ सकते हैं किसी के जीवन रक्षा संबंधी विषय, यहाँ पे देखिए इसके विचार बदले हैं। यह कहता है कि जीवन संबंधी विषय भी है, क्योंकि यह मानता है अगर कोई व्यक्ति बंद कमरे में फांसी लगा रहा हो तो उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है,
क्योंकि यह जीवन से संबंधित उसका विषय है, तो इसमें राज्य का हस्तक्षेप यहाँ जरूरी भी मानता है। तो इस तरह देखिए इसके जो विचार हैं यहाँ पे थोड़े अलग हो गए हैं। और भाषण देना, यानी कोई व्यक्ति अगर अपने घर के अंदर बातचीत करता है तो ठीक है, वह किसी को प्रभावित तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो बाहर चिल्ला चिल्ला कर गालियाँ देता है, चिल्लाता है, भाषण देता है, इससे दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, यानी उसे जो है हानि पहुंचा रहा है, तो इस कार्यों पर वह कहता है कि राज्य के जो और किसी समाज के इस पर हस्तक्षेप होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति के कार्यों से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है तो हस्तक्षेप का अधिकार ये यहाँ पर देता है। ये हो गए आपके पर संबंधी कार्य। मिल कहता है, आगे देखिए, मिल कहता है यदि व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए तो अधिकतम स्वतंत्रता का उपयोग करके अपने व्यक्तित्व का अच्छे से विकास कर सकते। अब हम मिल के स्वतंत्र विचार की आलोचना देखेंगे कि उसने जो विचार दिए हैं किस तरह से उसकी बुराइयां भी हैं। तो सबसे पहला है, व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा ही नहीं जा सकता, क्योंकि स्वसंबंधी कार्य दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता ही है। यानी जो इसने स्वसंबंधी कार्य दिए हुए हैं, इसमें यह कहता है कि व्यक्ति अगर कमरे में बैठकर जुआ खेलता है, शराब पीता है, तो उससे किसी अन्य व्यक्ति को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हम देखेंगे तो ये इनडायरेक्टली व्यक्ति पर प्रभाव डालता ही डालता है। यानी इसके जो स्वसंबंधी कार्य हैं वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से समाज को गंदा कर रहा है। तो इसलिए ये आप मान ही लीजिए कि स्वसंबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और दूसरा है, वैचारिक स्वतंत्रता असीमित नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो मिल है वह कहता है जो विचारों की स्वतंत्रता को ये असीमित कर देता है, यानी इस पर व्यक्ति कहीं तक या असीमित सोच सकता है, अपने विचारों को दे सकता है, इस पर किसी प्रकार के ये रोक टोक की बात नहीं करता है। यहाँ तक कि ये कह देता है कि जो सनकी व्यक्तियों को स्वतंत्रता दे देना चाहिए समाज के, जो कि समाज के वो हित में नहीं है, क्योंकि एक सनकी व्यक्ति को अगर हम स्वतंत्रता दे देंगे तो वो जो समाज खड़ा करेगा वो एक भ्रष्ट समाज खड़ा करेगा, और जो लोकतंत्र होगा वो एक भ्रष्ट लोकतंत्र भी हो सकता है। तो इस तरह से इसका विरोध हुआ है कि जो सनकी व्यक्ति को यहाँ देना चाहता है स्वतंत्रता वह गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। मिल जो कहता है शुरू में कि राज्य का हस्तक्षेप वह नहीं मानता है, लेकिन बाद में उसने माना भी है, क्योंकि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता का परस्पर विरोधी बना देता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपना अलग सोचेगा और राज्य अलग सोचेगा तो परस्पर दोनों में विरोध की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह से जो मेल का नकारात्मक स्वतंत्रता है वह गलत है, क्योंकि उसमें राज्य का हस्तक्षेप भी होना जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति अगर बुरे कार्य को सोचता है और बुरे कार्य को करता है तो इससे राज्य समाज गंदा होता है। तो इस तरह कहता है कि इसमें राज्य का भी हस्तक्षेप होना चाहिए। तो इस तरह से जो मिल की स्वतंत्रता है नकारात्मक, ये गलत है। मिल राज्य को आवश्यक दोष बताता है, यानी मिल राज्य की आवश्यकता को नहीं मानता, वह कहता है राज्य एक आवश्यक दोष है। तो यहाँ पे ग्रीन का एक कोटेशन है, इसको ध्यान से पढ़िए, ये इम्पॉर्टेंट भी है कि ग्रीन कहता है राज्य कोई अनिवार्य दोष नहीं है, वह संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिसकर्मी है, और ना ही वह संपत्ति के यानी जो प्राकृतिक अधिकार दिए गए थे, जैसे लॉ का प्राकृतिक अधिकार है, राइट्स ऑफ लिबर्टी, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, राइट्स ऑफ लाइफ का नहीं है। तो इस पे भी ये कहता है कि ये जो इसकी रक्षा करने के लिए पुलिसकर्मी का भी काम नहीं करता है, बल्कि राज्य एक सकारात्मक कल्याणकारी यंत्र है और अपने सदस्यों के यह जीवन भर के लिए अनिवार्य है। यानी यह इसके विकास में कोई बाधा नहीं डालता है, राज्य हमेशा सकारात्मक ही होता है, यानी वो अच्छे कार्यों के लिए ही राज्य होता है, राज्य कल्याणकारी होता है, इसलिए राज्य का होना आवश्यक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मेल के इम्पॉर्टेंट जो
क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे, वो एग्ज़ाम में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये यूँ मान लीजिए ये सारे सार हैं पूरे चैप्टर के, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।